वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए हमने प्रीवियस लेक्चर में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उनकी हाफ लाइफ्स के बारे में पढ़ा था एंड उसके उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनकी हाफ लाइफ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं, वो भी मिनिमम 2 रिएक्टेंट्स। ओके, कम से कम 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती, ठीक है, तो होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमारे पास सपोज कोई रिएक्शन है ए एंड ए, ये प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ए की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी एंड अनदर ए की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। वैसे ही अनदर रिएक्शन है हमारे पास ए प्लस बी, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए पे भी डिपेंड करेगी एंड बी पे भी डिपेंड करेगी। ओके, तो जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो मिनिमम 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और रेट लॉ का जो डेरिवेशन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्शन है, एक होमोन्यूक्लियर है, एक हेटेरोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर मीन सेम रिएक्टेंट्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है एंड डिफरेंट रिएक्टेंट्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ए एंड बी। सो देखते हैं एट टाइम टी जीरो पे, ठीक है, टी जीरो पे अगर टाइम जीरो है तो हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा ए एंड दूसरे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो भी ए होगा। एट दिस टाइम पे, जीरो टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि अभी कोई टाइम हुआ नहीं है, स्पेंड नहीं हुआ है, तो वहां पे कोई भी प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। टाइम टी जीरो पे ऑलवेज प्रोडक्ट जीरो होता है। ओके, टाइम टी इक्वल्स टू टी पे हमारा जो ए है, रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन जो ए है, स्मॉल ए, वो क्या हो जाएगा, एक्स लेस हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस एक्स। एंड जो अनदर रिएक्टेंट है ए और बी, उसका कंसंट्रेशन भी एक्स टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी हम इस रिएक्शन को हम होमोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ए माइनस एक्स, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से एक्स एक्स कम हुआ इसलिए यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ के एक्स हो जाएगा। टाइम टी इज टू टी वन पे, ठीक है, पहले टाइम टी इज टू टी पे, मतलब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, जीरो से टी, टी से टी वन एंड टी वन से टी टू, ये टाइम इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, ऐसे टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम टी इक्वल्स टू टी वन पे, ये टाइम टी वन जो है ये ग्रेटर देन होगा टी से। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता चला जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो x1 है, x1 कंसंट्रेशन कम हो जाएगा रिएक्टेंट का और दूसरे रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन x1 कम हो जाएगा। ये जो x1 है, x1 जो है ये ग्रेटर देन होगा x से, ठीक है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी x कंसंट्रेशन कम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो उसको x ना लिख के उसको x1 लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जितना ज्यादा यहाँ पे इनका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ऐसे ही टाइम टी इज टू टी टू पे, वेयर टी टू क्या है, टाइम टी टू जो है वो ग्रेटर देन है टी वन, ठीक है, टी वन से बड़ा है, मतलब यहाँ पे टाइम कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ए माइनस एक्स टू एंड ए माइनस एक्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू कंसंट्रेशन कम हो जाएगा रिएक्टेंट में। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए अगर रेट एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो रेट लॉ जो होगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, रेट लॉ dx बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन
एन अपॉन डी टी मतलब टाइम इंटरवल। तो इसको क्या लिखेंगे K2। K2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे K2 लिखा जाएगा। ए टू दी पावर एन, ए क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और उसकी पावर एन, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ये किसके लिए है, ये K2 ए टू दी पावर 2, ये है फॉर ए प्लस ए होमोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, एंड K2 ए इंटू बी ये किसके लिए है, फॉर हेट्रोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे ए टू दी पावर 2 है इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, एंड इसमें क्या है ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके रेट लॉ में, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे क्या है, ए माइनस एक्स है, तो ये ए की जगह हम रखेंगे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक मैंने देख लिया K2 है ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब K2 का जो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ इसको क्या करेंगे, डी एक्स को इधर रख लेंगे और डी टी को उधर भेज देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन स्टेप को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है फॉर कॉम्पिटेटिव लेवल पे देखा जाए तो। सो यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली इसके रेट कांस्टेंट को लिख रहे हैं, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन के बाद जो रेट कांस्टेंट का जो फार्मूला आएगा वो आएगा क्या, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, एंड 1 अपॉन ए इज द कंसंट्रेशन एट टाइम 0 पे। ठीक है, इसको और ज्यादा हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 अपॉन टी ए अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन T2 माइनस T1 ब्रैकेट 1 अपॉन ए माइनस x2 माइनस 1 अपॉन ए माइनस x1। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टाइम 0 ले रखा है। ठीक है, एक टाइम जब 0 रखेंगे तो T2 माइनस 0 ये क्या बचेगा, ओनली टी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिखना ठीक है। लेकिन अगर हम टाइम टी 0 नहीं ले रहे हैं, कोई भी दो टाइम के बीच, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, कोई भी दो टाइम के बीच अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो टी इज टू टी वन है, सॉरी टी इज टू टी वन है एंड टी इज टू टी टू है। अगर हम इन दोनों के बीच रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो कंसंट्रेशन होंगे वो ए माइनस एक्स वन होंगे, ए माइनस एक्स टू होंगे। सो यहाँ पे T2 माइनस T1 जो है कंसंट्रेशन, T2 एंड T1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, T2 पे होगा ए माइनस एक्स टू एंड T1 पे जो कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स वन होगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन T2 माइनस T1 एंड 1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T2 एंड माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T1। यहाँ पे दिया गया है ए माइनस एक्स वन एंड ए माइनस एक्स टू और द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए at time t1 and t2 respectively, and we have the different concentration a and b, then K2 is equals to 2.303। अगर हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए दोनों का कंसंट्रेशन अगर अलग अलग हो, ठीक है, एक का कंसंट्रेशन ए हो और एक का कंसंट्रेशन बी हो, तो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट का रेट एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा 2.303 बाई टी ए माइनस बी log base 10 b a minus x upon a b minus x फॉर हेट्रोन्यूक्लियर रिएक्शंस, एंड होमोन्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये होगा और होमोन्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए भी ये होगा अगर टाइम का डिफरेंस, अगर एक दोनों टाइम्स क्या हो, कोई भी टाइम उनमें से 0 ना हो, ठीक, तो ये एक्सप्रेशन होगा। और अगर हमारा हेट्रोन्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन होगा। ओके, उसके बाद में व्हेन a इज ग्रेटर देन b, अगर रिएक्शन में, अगर हेट्रोन्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, a इज ग्रेटर देन b, देन a माइनस b इज इक्वल्स टू a। अगर किसी भी हेट्रोन्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, एक का कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में अगर एक का कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
या बहुत ज़्यादा उसके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है और दूसरे की कंसंट्रेशन पे बहुत कम डिपेंड कर रही है, तो वो जो है उसके उसमें जो a माइनस बी की वैल्यू होगी वो लगभग लगभग अप्रॉक्स a के इक्वल होगी और इक्वेशन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन जब रिड्यूस हो जाएगी तो b अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा वहाँ पे। और ये जो रेट एक्सप्रेशन है ये होता है फॉर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो दिखने में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगती हैं बट रियल में वो सेकंड ऑर्डर नहीं होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनमें जो एक ही कंसंट्रेशन है, किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा डिपेंड करती है उस रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके रिएक्टेंट पे, किसी एक रिएक्टेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा क्या होता है, नेग्लेक्सिबल होता है कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे वो रिएक्शंस क्या होती हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो इसका जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या, अगर रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो K2 इज इक्वल टू 2.303 बाई T इंटू ए लॉग बेस 10 B अपॉन a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, a 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो ये है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2T प्लस 1 बाई a। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, जहाँ पे ये a अपॉन a माइनस एक्स वाई एक्सिस पे होगा, mx में जो x है वो t है और जो स्लोप है वो K2 है, एंड जो c है इंटरसेप्ट 1 अपॉन a। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस एक्स एंड x इज इक्वल टू t। तो a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा, K2 होगा और उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा 1 अपॉन a। और इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप कैसे, क्योंकि ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके बाद देखेंगे इन जनरल फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है, 1 अपॉन n माइनस वन टी 1 अपॉन a माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस वन। और इस स्लोप में और इस ग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा ये 1 अपॉन a के इक्वल, और जो रिएक्शन है वो जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होगी उसका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन द एक्सिस 1 अपॉन a माइनस एक्स एंड वर्सेस t के बीच में। इसके बाद देखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन के nth ऑर्डर रिएक्शन को इसके बाद वाली पीपीटी में देखेंगे, पेज में देखेंगे। अभी इसका क्वेश्चन एक करते हैं। एग्जाम्पल है, initial concentration of the both the reactants of a second order reaction are equal and 60% of the reaction get completed 3000 seconds. How much time will be taken to 120% completion of the reaction? कोई भी रिएक्शन है वो जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, बोथ द रिएक्टेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वल एंड 60% ऑफ द, दोनों के रिएक्टेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है और 60% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन 3000 सेकेंड में। हाउ मच टाइम विल टेक इन 20% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों में सेम कंसंट्रेशन है और सेम कंसंट्रेशन होने से क्या होगा, वो इसमें लगेगा ये वाला फार्मूला। ठीक है, अगर दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता तो वहाँ पे ए और बी वाला फार्मूला यूज करते। तो सेम कंसंट्रेशन है इसलिए यहाँ पे फार्मूला यूज होगा K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे जब भी परसेंटेज की बात की जाएगी तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसको हम 100% लेंगे। ओके, यहाँ पे 60% दिया है तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे वो 100% लेंगे
और इसमें जो एग्जाम्पल में सॉल्व है, इसमें जो है 100% ना लेके ए को 1 लिया गया है। तो जब ए को 1 लेंगे तो 60% को 0.6 लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो वहाँ पे 60% को हम 0.6 कहेंगे। तो इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं कि 2 इज टू 1/3000 इंटू 0.6 बाई 1 इंटू 1 माइनस 0.6 और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा क्या 1/3000 इंटू 0.6 बाई 0.4। नाउ फॉर 20% कंप्लीशन, अगर हमारी रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे मैंने K2 की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली है। K2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट आई है 1/3000 इंटू 0.6 बाई 0.4। यहाँ पे K2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट किसी एक रिएक्शन के लिए सेम ही होता है। ठीक है, उसका टाइम चाहे जितना चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन चाहे जितनी चेंज हो जाए, उसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ पे 1/T हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हाउ मच टाइम। ठीक है, तो T की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू पता है कि 20% कंप्लीट हो जाती है, इसलिए 0.2 मानेंगे इसको और इनिशियल जो है कंसंट्रेशन वो 1 लेंगे। ठीक है, तो 1 में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 0.2 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 0.2। तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटेड आएगी वो क्या आएगी, टी इज इक्वल टू 500 सेकेंड। मतलब जो रिएक्शन है वो 20% रिएक्शन 500 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सेम एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन सेट टू बी थर्ड ऑर्डर इफ इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ 3 concentration term when the concentration of all the 3 term reactant is same or 3 molecule of the same reactant as involved, the rate expression is given as this। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा कोई भी रिएक्शन है जहाँ पे 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मिनिमम 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिपेंड करेगा तो होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो टाइप से हो सकती है, एक तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रिएक्टेंट हों, ठीक है, सेम होमोन्यूक्लियर हों, और एक है कि तीनों डिफरेंट हो। तो हम जो रेट कांस्टेंट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वो देखेंगे। इसका डेरिवेशन नहीं मैंने मेंशन किया इसमें क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और उसका ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं है। ठीक है, तो जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो आता है वो डायरेक्टली यहाँ से सीखेंगे 1/T इंटू एक्स टू ए माइनस एक्स अपॉन 2a स्क्वायर ए माइनस एक्स, जहाँ पे ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड ए माइनस एक्स जो है कंसंट्रेशन है टाइम टी पे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 3/2 a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे के रेट कांस्टेंट है, ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम टी 0 पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो है ए। दिस हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। जो हाफ लाइफ है टी हाफ वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये रिलेशन है हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का। उसके बाद में देखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला है Kn, वो आता है 1/n-1 इंटू टी, 1/a माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1/a टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे a जो है वो टाइम t0 पे कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स टाइम t पे कंसंट्रेशन है, एंड यहाँ पे जो n है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम उसका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इन जनरल फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, इसका जो हाफ लाइफ होता है किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन का या किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो यहाँ इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के लिए रेट हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, या तो सेकेंड ऑर्डर हो या तो सेकेंड ऑर्डर से ज़्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के एन ए टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन और आता है कि टी हाफ जो होता है कोई भी किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो उसकी कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन के, और उस ऑर्डर रिएक्शन से एक कम। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो ए इसको ए क्यूब हो ए स्क्वायर होगा,
अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ए होगा, ठीक है। तो इन्वर्सली रिलेशन होता है कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ का। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन भी, ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर। सो आज के लेक्चर में ये इतना ही, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, पैरेलल एंड कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के बारे में। और उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अरेनियस थ्योरी, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम रेडियो एक्टिविटी के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।